नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर से गर्मा गया है और मुद्दा ऐसा गर्माया है कि अब की बार सरकार को भी घेरे में ले ली है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे सरकार के भी होश उड़ गए हैं और सरकार को भी एक तरीके से सामने आकर अपने उस जो सोशल मीडिया पे खबरें फैलाई जा रही हैं उनको खंडन करना पड़ा है और अपनी बात को रखना पड़ा है। सरकार तो चाहती है कि आरक्षण मिल जाए ओबीसी को, लेकिन कुछ ऐसे संवैधानिक अधिकार हैं जिससे सरकार बंधी हुई है, उसको वो पार नहीं कर पा रही है। इसलिए अगर हम इसको पूरा समझेंगे कि मामला पूरा क्या है, सरकार पर ऐसे आरोप क्या लग रहे हैं, इसको पूरा समझने के लिए देखिए क्या नाम है, खबरों के माध्यम से जब पता चला कि ओबीसी आरक्षण में मचा बवाल, मध्य प्रदेश में बवाल मच गया ओबीसी के आरक्षण को लेके और उसमें भ्रामक खबरें फैलाई जा रही। 27% आरक्षण की मांग की जा रही, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो ओबीसी वर्ग है वो 50% से ज़्यादा है, तो उसे अपना अधिकार चाहिए, जिसके लिए बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, जो कि 1990 के आसपास से जो लड़ाई चली आ रही है वो आज जाके समाधान की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मतलब समझ लीजिए उनकी नौकरी, उनका जीवन सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। सरकार भी प्रयासरत है और लोग भी प्रयासरत हैं। अब ये देखिए खबर आई थी जिसमें सरकार 27% आरक्षण के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन ओबीसी आबादी 50% से ज़्यादा है। लेकिन 27% आरक्षण जब मिल जाएगा तो ये 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं, तो उस आरक्षण का जो 50% है उससे ज़्यादा जैसे 27% हम कर रहे हैं तो जा रहा है। यही एक विवाद का संवैधानिक विवाद बना हुआ है और उसी के साथ साथ कुछ एक आयोग है जिसके कारण से सरकार भी फंस चुकी है, और वो आयोग यह है कि जिसका नाम है महाजन कमीशन। ये महाजन कमीशन के बारे में कुछ ऐसे खबरें हैं कि उन्होंने जब 1983 में महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें उन्होंने कुछ पूरा ऐतिहासिक तथ्य उठाए, जिसमें उन्होंने भगवान राम को बारे में बोला और उनके बारे में कुछ गलत धारणाएं प्रस्तुत की थी, जिसके कारण ये रिपोर्ट थोड़ा विवादों में भी रही थी। और उन्होंने इसमें बोला था कि ओबीसी को 35% आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा कुछ भ्रामक तस्वीरें भी फैलाना शुरू कर दी, जिसके कारण क्या नाम है, वहाँ की सरकार और बीजेपी ने इसके बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में उन्होंने ये बोला कि वायरल की जा रही सामग्री मध्य प्रदेश शासन के हलफनामे में उल्लिखित नहीं है और ना ही राज्य की किसी घोषित स्वीकृत नीति अथवा निर्णय का भाग है। मतलब सरकार का इसमें ऐसा कोई भी भाग नहीं है, ना सरकार का कोई नीति है, ना ऐसी कोई घोषणा है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। और ये पूरे हलफनामे 9 पॉइंट का दिए हैं, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। उसमें उन्होंने ये बोला कि महाजन आयोग का उक्त प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी अभिलेख का भाग रहा है। देखिए कोई भी आयोग जब बनता है वो अपना, जैसे कि उन्होंने आयोग ने बोला कि 35% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी को, तो एक तरीके से अभिलेख का काम करता है वो, जो कि हाईकोर्ट में लग चुका है, एमपी हाईकोर्ट में लग गया है। अब वो जब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो उक्त प्रदेश स्वतः ही न्यायिक अभिलेख का हिस्सा हो जाता है। मतलब कि इनका कहने का मतलब है जो चीज़ अभिलेख मतलब एक साक्ष्य के तौर पे काम करता है, जो साक्ष्य के तौर पे हाई कोर्ट में काम कर रहा है, तो वही सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट में एज ए साक्ष्य इस्तेमाल किया जाएगा। उसी के कुछ पेजों को उठाकर सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि सरकार क्या नाम है हिंदू के विरोधी है और सरकार क्या नाम है ओबीसी के जनरल के विरोधी है, ऐसे करके अलग अलग बातें उठाना शुरू कर दी गई, जिसका उन्होंने खंडन किया। उन्होंने इसमें यह भी बताया कि महाजन रिपोर्ट में 35% आरक्षण की अनुशंसा की गई है, लेकिन हम मतलब कि राज्य शासन 27% आरक्षण लागू कर रहा है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य शासन का निर्माण महाजन रिपोर्ट पर आधारित नहीं है। ऐसा इन्होंने खंडन किया। खंडन करने के साथ इन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में राज्य शासन द्वारा गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ जांच होगी और जांच के खिलाफ उनके साथ कार्यवाही भी होगी। कार्रवाई होने के साथ साथ देखिए क्या नाम है, पूरा मामला क्या है, कहाँ से बात उठी और ये आया यहाँ तक, तो इसको अगर हम समझेंगे पूरा, तो उसमें समझने से पहले देखिए 1994 में आरक्षण अधिनियम आया था, जो कि एमपी पीसीएस का एक कानून, ये अधिनियम है मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, जिसमें बोला गया था कि ओबीसी को केवल 14% दिया जाएगा। आरक्षण जो है केवल 14% कोटा ही इनका रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1996 से 2001 तक लगातार प्रयासरत रहा कि क्या नाम है आरक्षण को 27% कर दिया जाए, 27 से 35% के बीच किया जाए। उन्होंने ऐसे बार बार आग्रह किया, हलफनामे दिए और सरकार को चेताने की कोशिश की। सरकार चेती भी, लेकिन सरकार 1994 के बाद सरकार चेती 2019 में। 2019 में कमलनाथ जी की सरकार थी, इन्होंने क्या किया कि अध्यादेश लाया, अध्यादेश के द्वारा इस कानून को संशोधित कर दिया। संशोधित करने के बाद ओबीसी को 14% से आरक्षण से बढ़ाकर 27% कर दिया।
27% आरक्षण लागू हो गया और लागू होने के बाद क्या क्या नाम है कि ये हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट में मामला जाते ही हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी और हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए यह बात बोली कि जो 50% की सीमा है इस सिद्धांत को पार कर रहा है, मतलब 50% से ज्यादा आरक्षण चला जा रहा है, जिस कारण से इसको हम कैंसिल करते हैं और जो 14% आरक्षण था उसी पे ही रहेगा। अब फिर जब बात आती है 2021 की, सरकार बदलती है और ये नए मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं तो नए मुख्यमंत्री में भी 2021 में क्या किया कि इन्होंने भी 27% आरक्षण कर दिया। जो पूर्व का नियम था उसी को ऐसे ही लागू कर दिया। लागू करने के बाद कुछ लोग याचिका लेके वापस से हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने फिर से क्या किया कि अंतरिम आदेश पारित करके राज्य को 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण प्रदान करने से रोक दिया और 2019 के नियमों पर भी रोक लगा दी। बार बार हाईकोर्ट ही हस्तक्षेप करके इसको रोक दे रहे कि संवैधानिक कुछ दांवपेच थे जो फंसे हुए थे इसमें। अब उसमें क्या हुआ, 2024 में सारी याचिकाओं को उठाया गया, लगभग 70 याचिकाएं थी, उनको उठाया गया और उठा के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अगली डेट दे दी है 8 तारीख की कि 8 अक्टूबर 2025 के हम इस डेट में लगातार सुनवाई करके इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें, क्योंकि क्या नाम है यहाँ वहाँ पे लोग पेपर नहीं दे पा रहे हैं, पेपर जो दे ले रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। इस तरह की बहुत बड़ी समस्या बन गई और इसमें सरकार भी एक तरीके से घेरे में आती चली जा रही है। सरकार ने जो अपना हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें जनगणना की उन्होंने बात की है। जनगणना में ये बताया है कि 2000 की जनगणना जो उन्होंने उसका हवाला दिया उसमें ये बताया है कि अनुसूचित जाति बोले एससी कैटेगरी के लगभग 15.6% लोग हैं और एसटी कैटेगरी के 21.1% लोग वहाँ निवास करते हैं। और ओबीसी की बात करें तो उन्होंने 50% से ज़्यादा ओबीसी का आबादी बताया है उन्होंने। जब ओबीसी की आबादी 50% से ज़्यादा है तो उनको आरक्षण 27% मिलना चाहिए, ऐसा सरकार का अपना कहना है। उसके साथ ही साथ उन्होंने 2022 की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी की थी कि अकेले ओबीसी राज्य की आधी से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनको 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे कि एससी हो गया, एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी, ये हो गया ओबीसी, ठीक है। एसटी का मतलब जैसे 15.6 हो गया, उसके बाद क्या नाम है एसटी का हो गया 21.1% और उसके बाद ओबीसी का हो गया 51%। तो इसका टोटल 87% ऐसे लोग हैं जो कि आरक्षण के दायरे में आते हैं। ये टोटल 87% जो आप देख रहे हैं ये लोग आरक्षण के दायरे में आते हैं और इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो 50% का जो आरक्षण के एक लेयर है इसके अंतर्गत ये सारे लोगों को आरक्षण मिल पाना मुश्किल हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो झेल रहा है ओबीसी वर्ग झेल रहा है, जिसको केवल 14% आरक्षण मिला है और मिलना उसे सरकार की तरफ से चाहिए 27%, जिसके लिए सरकार प्रयासरत भी है। लेकिन कुछ संवैधानिक दांवपेच ऐसे फंसे हुए जिसके कारण सरकार दे नहीं पा रही, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला लेके गई है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला करें और लोगों को आगे बढ़ाएं। उसमें इन्होंने बोला कि संवैधानिक रूप से अनिवार्य सुधारात्मक कदम इसको बताया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए संवैधानिक कदम उठाया जा सकता है। उसमें यह भी हलफनामा इन्होंने इंदिरा साहिनी बनाम केंद्र सरकार, जिसको मंडल जजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि मंडल कमीशन जो बना था उसने यह बोला था कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उसी की बात है 1992 का मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, उनको नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो पदोन्नति होते हैं मतलब कि जो उनका वो धीरे धीरे प्रमोशन होता है उसमें नहीं मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने ये भी बोला कि सरकार ने इसी का हवाला देते हुए ये भी बात बोली, असाधारण परिस्थितियों में 50% की सीमा को पार करने की अनुमति देता है यह मामला, और जिससे अत्यधिक पिछड़ापन और क्षेत्रीय असंतुलन शामिल है। मतलब कि आपके पास असाधारण परिस्थितियों में आप 50% की लेयर को पार कर सकते हो, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हम आपके सारे हलफनामों की जांच करेंगे, जो भी आप साक्ष्य पेश करेंगे उसकी हम जांच करेंगे। अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो हम असाधारण परिस्थिति में विचार करेंगे कि 50% के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब वहीं हम अगर बात करें कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि ओबीसी वर्ग राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर है। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए कि जो जनसंख्या पूरे यूपी में 51% है, 51% जनसंख्या या इससे ज़्यादा इससे कम इसी के आसपास है। मेन डेटा तो उनके पास भी नहीं, क्योंकि 2011 की जनगणना है, 2011 से अब जाके 14 साल बीत चुके हैं, तो डेमोग्राफी में भी देखिए चेंज तो आया ही होगा। तो उनका सरकार का कहना ये भी है कि इसमें 51% जो भी जनसंख्या पार्टिसिपेट कर रही है
प्रतिनिधित्व कर रही है राज्य का, उसमें वो गरीबी रेखा में भी है। आज का समाज जिस मुख्य धारा में बह रहा है, उसमें मुख्य धारा में समाज के साथ बहने में इनको समस्या आ रही है। ये गरीबी झेल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के स्तर पे झेल रहे हैं, साथ ही साथ जो MPPCS है इसमें नगण्य के बराबर इनका प्रतिनिधित्व है। इनका प्रतिनिधित्व भी बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाओं में भी होना चाहिए और बड़े पदों पे भी इनका मतलब पद होना चाहिए, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। इसका सरकार ने ऐसी वकालत की है। और सरकार अब जो ये हुआ है तो उसमें क्या हुआ, 2023 में कैसे क्या कर दिया गया कि जैसे जो पेपर हो रहे थे उसमें क्या 87 और 13 का एक तंत्र घोषित किया गया है। मतलब कि 87% जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा और 13% जो है उसको अभी स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि OBC के लिए जो है, अब देखिए 14% आरक्षण है उनको और 13% एक्स्ट्रा मिला 27% के तौर पे। तो 14 और 13 कितना हुआ, तो 27% हो गया। तो 27% में 14% के लिए रिजल्ट घोषित करिए, लेकिन 13% वाला जो है इसको रोक कर रखना है। यही तंत्र चल रहा है। तो 27% के परिणाम को घोषित किए जा सकते थे और 13% को OBC कोटे पर फैसले तक रोक लगा दी गई है। और इसी तरह ही 2024 में OBC आरक्षण वृद्धि संबंधित सभी लंबित याचिकाएं, आपसे बताया मैं 70 याचिकाएं हैं जो कि हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी गई हैं, लेकिन अंतरिम फैसला आने तक 87-13 फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी। अब सोच लीजिए कि मतलब कि 100 सीटें अगर इनके पास है, मान लीजिए 100 सीटें हैं यहाँ पे, तो 100 सीटें हैं, तो इसमें अब 100 सीटों में क्या नाम है 87 पोस्ट का ही खाली एग्जाम में रिजल्ट आएगा, लेकिन 13% का रोक लगा दी है। उसमें 13% में शायद ये किया गया है कि आधा परसेंटेज OBC और आधा % जनरल का रोक दिया जाएगा, बाकी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब आप ये सोचिए कि क्या नाम ये मामला इतने लंबे समय से आ रहा है। 2019 में जब इनको मिल गया था आरक्षण 27% का, तब लोगों ने एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम में कितने लोगों का रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो पेपर दिए बैठे हुए हैं, रिजल्ट ही नहीं आया है। अब उसमें 19 से लेके 25 तक की 6 साल बीत चुके हैं, कितने लोगों के एज लिमिट पूरी हो गई होगी, कितने लोग के क्या नाम है परिवार में कितनी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हों, क्योंकि किसी लोग के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं होते हैं और वो एक एग्ज़ाम के भरोसे ही बैठे होते हैं कि उसको ये पेपर देंगे और ये जल्दी से जल्दी सफल होंगे, MPPCS में बैठेंगे, अन्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है जो उसमें बैठेंगे, सब जगह अपनी भर्तियां पूरी करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से और संवैधानिक जो हालात यहाँ बने हुए हैं जिसकी तरफ से पूर्णतः फंसा हुआ मामला है, और उसमें पूरे फंसे मामले में पिस कौन रहा है, केवल विद्यार्थी पिस रहे हैं जो कि एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम कोई पढ़ लेता है, पढ़ के एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद ये आरक्षण के कारण ये जो पूरा इसका फैसला नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से वो अपनी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं और ज्वाइनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत दुख की बात है। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ अपने कमेंट बताइए कि OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे इन वीडियोज़ को आपने इतना सारा प्रेम दिया जिसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कारम।